मुझे पहाड़ पसंद नहीं है। खतरनाक टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब अगर आप पूछेंगे कि मैं बैकवुड हिल्स पर ही ड्राइविंग करता हूं, तो इसका जवाब सिर्फ एक है, शैली। जी हाँ, शैली, क्योंकि इसका कहना है कि उसे खुली ताज़ा पहाड़ी हवा की शदीद ज़रूरत है, क्योंकि इससे उसकी रूह को नई ज़िंदगी मिलेगी, जिससे वो ज़्यादा खुश, सेहतमंद और ना जाने क्या क्या हो जाएगी। इसे अकल की ये गुट्टी डॉलन ने दी थी। अब शायद आप पूछेंगे कि ये शैली कौन मोहतरमा है और डॉलन किस चीज़ का नाम है। तो शैली मेरी गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारने का सोच रहा था, मगर ये डॉलन के आने से चंद माह पहले की बात है। डॉलन शैली का कज़न है, जो चंद माह कबल यहाँ आया है, जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इंसान बहुत बेबस वाक़ हुआ है, ख़ुसूसन उन लोगों के सामने जिनसे हम प्यार करते हैं। लिहाजा इस वक्त मैं डॉलन और शैली के साथ एक जीप में बैकवुड हिल्स की चढ़ाई को सर करने की कोशिश में मसरूफ़ था। सच पूछें तो मुझे शहर की हवा और इसकी हवा में रत्ती भर फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था, मगर यहाँ आने का ये फ़ैसला मेरी मौजूदगी में मुझसे पूछे बगैर किया गया था। मज़े की बात यह थी कि अब तक का सफ़र हमने जीप के अंदर तय किया था, जिसकी खिड़कियां बंद थी और एसी चल रहा था। अब तक हम में से किसी ने ताज़ा पहाड़ी हवा का एक झोंका भी महसूस नहीं किया था। पहाड़ों के दरमियान इस सड़क पर जगह जगह मुख्तलिफ साइन बोर्ड नज़र आ रहे थे, जिन पर मोहतात रहें, पत्थर गिर सकते हैं, खतरनाक मोड़, खतरा है जैसे अल्फाज तहरीर थे। यानी इन बोर्ड के मुताबिक यहाँ हमारे टुकड़े टुकड़े या पाश पाश होने के सैकड़ों रास्ते मौजूद थे। ये देखो, इस कदर खूबसूरत सब्ज़ा, हम शहर में ऐसा नज़ारा कभी नहीं देख सकते। शैली खिड़की से बाहर देखकर पुरसोच अंदाज में बोली, अरे शैली, तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर इतना बड़ा पार्क है और वहाँ भी खूब सब्ज़ा मौजूद है। मैंने मतानत से कहा, अगर तुम देखना पसंद करो तो वो इतना असल और ताज़ा कब होता है। इसने चिढ़कर कहा, सच तो कह रही है, इस सब्ज़े का उस आलूदगी भरे सब्ज़े से क्या मुकाबला। शैली, क्या तुम जानती हो कि इस सब्ज़े को देखने से बिनाई बेहतर होती है। डॉलन ने अपने मखसूस फैसलाकुन लहजे में कहा, शायद तुम दोनों को ये मालूम ना हो कि इस पहाड़ी पर एक जगह ऐसी है जो दुनिया में सेल्फी लेने के लिए 10 बेहतरीन मकामात से एक है। अरे क्या, वाकई? शैली ने इठलाकर पूछा, मुझे तो वहीं जाना है, हर सूरत वहीं लेकर जा रहा हूँ। डॉलन ने सर हिलाया। मारे गए, मैं बड़बड़ाया। तुमने कुछ कहा? शैली ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं मुस्कुराया। डॉलन जहाँ बता रहा है हम वहीं चलेंगे, ताकि रोशनी में कुछ तस्वीर हो जाए। वो बोली, क्यों नहीं, मैंने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। डॉलन, तुम्हारी मालूमात बहुत अच्छी है, यू आर ए जीनियस, वो वारी जाने वाले लहजे में बोली। शैली की तारीफ सुनकर डॉलन बतौर हास मेरी तरफ देखा, मगर मैं नज़रअंदाज करके ड्राइविंग में मसरूफ रहा, जैसे मैंने कुछ सुना ही ना हो। वो सीट बेल्ट बांधे बगैर ही बैठा हुआ था। मैं तसव्वुर में किसी खतरनाक मोड़ पर अचानक इसकी जानिब के दरवाजे को खुलते और इसे किसी गहरी खाई में गिरता देखने के ख्वाब देखकर खुश हो रहा था। क्या करूं, मेरे पास अब खुश होने का यही तरीका रह गया था। वो जब से आया था हर वक्त शैली से चिपका रहता था, वो भी इनके साथ इनके घर पे रह रहा था, बकौल शैली के जैसे इसका बिजनेस सेट होगा वो अपना अपार्टमेंट ले लेगा। हम मसलसल 2 घंटों से सफ़र कर रहे थे। अब तो दरमियान में आने वाले छोटे छोटे देहात दुकानें भी मीलों पीछे रह गई थी, हत्ता के खतरे के साइन बोर्ड भी इस इलाके में बहुत दूर और अजीब बुरी हालत में नजर आ रहे थे। इस जगह दरख्तों का रंग भी जर्द सा था। मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया, मगर एक अजीब सी बू ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने शीशा फौरन ऊपर चढ़ाया और बोला, यही बहुत अजीब सी बू है, यूँ लगता है कि कोई बड़ा जानवर मर गया है। तुमको हमेशा चीज़ें बुरी क्यों लगती हैं? शैली ने मुंह बनाकर पूछा और फिर आंखें मूंद कर कान में मौजूद हैंडफ्री की मदद से मौसीकी का लुत्फ लेने लगी। अरे यार, यहाँ इस बुलंदी पर मौजूद मौसम का मजा लो। डॉलन हमेशा की तरह दरमियान में कूदा। मैंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप ड्राइविंग में मसरूफ हो गया। हम काफ़ी ऊंचाई पर थे। मेरे जहन में शैली और डॉलन को लेकर अजीब व गरीब ख्यालात डगमगा रहे थे, जो मैं दर हकीकत सोचना भी नहीं चाह रहा था। ऊपर पहुंचकर मुझे एक काफ़ी बड़ा जंगली बकरा नजर आया। वो हमें घूर रहा था। इसकी पेशानी पर किसी पुराने जहम का निशान था, जो देखने में तीसरी आंख के मानिंद लग रहा था। जीप कुछ आगे बढ़ी ही थी कि अचानक वो अजीब सी महलूक सामने आ गई। इस पर गुलाबी और काली धारियां सी थी। वो उड़ती हुई हमारी तरफ आई और टकरा गई। इस टक्कर के नतीजे में गाड़ी लड़खड़ा गई। आगे वाला टायर जोरदार आवाज के साथ फट गया और गाड़ी काबू से बाहर हो गई। डॉलन और शैली भी अब सब कुछ भूलकर चिल्लाने में मसरूफ हो गए। मैंने हत्तुल-इम्कान हद तक स्टीयरिंग को घुमाकर गाड़ी को काबू में करने की कोशिश की, मगर फिर वो एक ऐसी बड़ी चट्टान से टकराई। इस टक्कर की वजह से गर्चे मेरा सर छत से टकराया। चेहरे पर भी चोटें आई, मगर गाड़ी भी लाहे रुक गई। ये क्या किया तुमने? अगर हम खाई में गिर जाते? शैली चिल्लाई। तुमने हादसे का लफ्ज़ सुना है कभी? ये वही है। इस अजीब सी महलूक की टक्कर की वजह से हुआ है ये, मैंने चिढ़कर कहा और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। मेरे उतरते ही वो दोनों भी बाहर आ गए। इस टक्कर से इसे भी शदीद चोट लगी थी। वो काफ़ी बड़े परिंदे की मानी थी। इसकी जिल्द गुलाबी रंग की थी और इसमें अजीब सी चमक थी।
चोट की वजह से जहाँ से इसकी जिल्द कटी थी वहाँ गुलाबी रंग के चमकते सितारे से नजर आ रहे थे। इसके करीब बहुत ही अच्छी मीठी सी खुशबू आ रही थी, जैसे वहाँ कोई बहुत सी लॉलीपॉप्स मौजूद हों। इसके ऊपर न जाने कहाँ से आई मोटी मोटी मक्खियाँ घूम रही थी, खतरनाक मक्खियाँ। डॉलन बड़बड़ाया, पहले ये हादसा और अब ये मक्खियाँ, ये सब ठीक नहीं हो रहा, मैं वापस चलना चाहिए। शैली भी डर गई और इस डर की वजह से इनका बेस्ट सेल्फी का शौक और पहाड़ी हवा का हन्नास दोनों ही हवा हो गए। ओके, मैं मुड़ा, मगर फिर एक अजीब से मंजर ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। इस परिंदे के जिस्म के करीब ही दो पानी से भरे हुए बैजवी अंडे नुमा की चीजें लटक रही थी। यूं लग रहा था जैसे हल्कों के बगैर आंखें हों। मैं किसी मामूल के मानिंद आगे बढ़ा और इनमें से एक को अपनी उंगली से छेड़ने की कोशिश की। नरम जैली जैसे इस मादे को छूते ही इस परिंदे में जैसी जान आ गई। इसने अपनी बंद आंखें खोल ली। इसकी आंखों में बेबसी के साथ ही कुछ ऐसा तासुर था कि मुझे खौफ सा महसूस हुआ। मेरे दिमाग में ऐसी ससराहट महसूस हुई जैसे बहुत सारे अल्फाज गड़बड़ हो रहे हों या फिर वहाँ तूफान आ गया हो। अचानक ही सैकड़ों बड़ी मक्खियाँ वहाँ चारों तरफ फैल गई। इनको देखते ही मैं जमीन पर गिर पड़ा। लेट जाओ, साकित लेट जाओ, मैं चिल्लाया। शैली ने मेरी हिदायत पर अमल किया, मगर डॉलन मक्खियों से डर कर आगे की जानिब भागा। वो सारी मक्खियाँ एक जत्था सा बनाकर उसके पीछे लपकी। मैंने इस मौके का फायदा उठाया, शैली का हाथ पकड़ा और जीप में घुस गया। चंद मिनट बाद डॉलन भी भागता हुआ वहीं आ गया। हमने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर दरवाज़ा खोला और इसे अंदर घसीट लिया। मक्खियाँ कुछ देर वहीं लहराती रहीं, फिर एक तरफ गायब हो गई। मेरी गर्दन की पुष्ट पर सख्त जलन हो रही थी। वहाँ शायद किसी मक्खी ने डंग वगैरह मारा था, मगर डॉलन की हालत नहायत बुरी थी। इसका पूरा चेहरा, गर्दन और हाथ सूज रहे थे। डॉलन का हाल बहुत बुरा है, हमें इसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। शैली परेशानी से बोली। यहाँ कोई अस्पताल नहीं है शैली, बल्कि मुझे दूर दूर तक आबादी के कोई असरात भी नजर नहीं आ रहे, मगर कुछ तो करना होगा। वो बेबसी से बोली। इसके फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे। मेरा फ़ोन डेड पड़ा था, हमारे पास किसी से रब्ते के लिए कोई जरिया भी नहीं था। बिलाखिर मैं गाड़ी से बाहर आया। थोड़ा दूर जाकर मुझे एक पगडंडी सी नजर आई जो जंगल के अंदर जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि इसे देखकर अंदाजा हो रहा था कि इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इस पर थोड़ा सा आगे गया तो मुझे कुछ फासले पर एक मकान नजर आया। शैली, यहाँ एक मकान है, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे। मैंने ये कहा और गाड़ी में दाखिल हो गया। और ये डॉलन, शैली ने इसकी जानिब इशारा किया। इसकी टांगें भी सूज गई हैं, ले जाना पड़ेगा इसे, मैंने जवाब दिया। हम दोनों ने इसका एक एक बाजू अपनी गर्दन में डाला और इसे घसीटते लटकाते हुए इस मकान तक जा पहुंचे। मकान के बाहर रोशनी जल रही थी। दरवाजे के साथ ही बेल का बटन था, यानी यहाँ कोई ना कोई रहता था। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस ली जो इस लम्हे आह में तब्दील हो गई, क्योंकि शैली डॉलन का पूरा वजन मुझ पर डालकर कॉल बेल की जानिब बढ़ गई। 5-6 बेल बजने के बाद दरवाज़ा खुला। हमारे सामने एक मर्द और औरत थे। उन्होंने अपनी गर्दनों और थोड़ी तक स्कार्फ पहन रखे थे। उन्होंने पूरी आस्तीनों के कपड़े पहन रखे थे। हाथों पर मोटे दस्ताने थे। मैं आम सी शर्ट और जीन्स में पसीने में नहा रहा था, जबकि वो लोग शदीद सर्दी के मौसम की तरह खुद को बहुत ज़्यादा ढके हुए थे। तुम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद मर्द ने पूछा। ये, मैंने शैली की जानिब इशारा करते हुए कहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करती हैं। शैली ने जवाब में मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरा और 2 कदम आगे जाकर बोली, नहीं, हमारा गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे साथ एक हादसा हो गया है। एक बड़ा सा परिंदा हमारी कार से टकराया, जिसकी वजह से गाड़ी को हादसा पेश आ गया। हमारे दोस्त को बड़ी मक्खियों ने बुरी तरह काटा है। इससे बहुत सूजन हो रही है, बल्कि इसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। क्या हम आपके फ़ोन का इस्तेमाल करके अस्पताल से रब्ता कर सकते हैं प्लीज़? हमारे पास कोई फ़ोन नहीं, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं, हम फितरत के साथ रहते हैं, मर्द ने जवाब दिया। वो गैर ज़रूरी कपड़ों के अलावा नॉर्मल लोग नजर आ रहे थे। इस तरफ एक नन्ही सी बच्ची बाहर आई। इसने भी उन्हीं की तरह का लिबास पहन रखा था। कई लोग हमारे साथ डिनर करेंगे? इसकी नन्ही नन्ही आंखें चमक गई। इसे यकीन मेहमानों की आमद से खुशी हुई थी। हाँ, क्यों नहीं, ये अब रात के अंधेरे में कहाँ जाएंगे? क्यों जॉर्ज, मैं सही कह रही हूँ, आप लोग कहीं ना जाइए। औरत ने एक लम्हे सोचा, फिर अपने शोर की जानिब देखते हुए बोला। कुछ देर बाद हम उनके सादा मगर आरामदेह लाउंज में बैठे थे। डॉलन को हमने काउच पर लटा दिया। इसका जिस्म और चेहरा सूज रहा था। वो गुनूदगी के आलम में था, मगर बहरहाल सांस ले रहा था। मैं हर्बल टी बनाकर लाती हूँ, इससे आराम मिलेगा, वो औरत बोली। और हाँ, मेरा नाम फैदर है। तुम मुझे इस परिंदे के बारे में बताओ प्लीज़। कुछ भूलना नहीं, कैसा था वो? जॉर्ज ने नहायत बेताबी से पूछा। मुझसे तफसीलात जानकर इसकी आंखें चमकने लगी। फिर वो हमारी जीप का मुआयना करने का कहकर घर से निकल गया। कमरे में तन्हाई पाकर मैं शैली की तरफ मुड़ा। वो मुंह बसौरे डॉलन को देख रही थी। इर्द गिर्द रात का अंधेरा उतर रहा था। यहाँ का माहौल कितना रोमांटिक है। मैंने इसका मूड बदलने की गरज से कहा, तुम पागल तो नहीं हो? डॉलन की ये हालत है, हम यहाँ फंस गए हैं और तुम्हें ये सब रोमांटिक लग रहा है? वो आंखें फैलाकर बोली, चीज़ों को थोड़ा लाइट लो यार, डॉलन ठीक हो जाएगा। मक्खियों के काटने से कोई मर थोड़ी जाता है, मैंने चिल्लाकर कहा। अपना रवैया देखो, बेहिस आदमी। इसके लहजे में गुस्सा था। दूर कहीं किचन में बर्तन टकराने की आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, इस बात को छोड़ो, मैं सोचता हूँ कि हमें यहाँ कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, मैंने आस्तगी से कहा। हो सकता है यहाँ का पानी हमारे लिए मुनासिब ना हो। अब तुम पानी के भी माहिर हो गए, वतनजी अंदाज में बोली। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम इन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते। ये इस मौसम में मम्मियों की तरह खुद को लपेटे फिर रहे हैं, मैंने वजाहत पेश की। इनमें कुछ ना कुछ अजीब जरूर है। अब तुम फैशन एक्सपर्ट भी बन गए, वो चिड़चिड़ाने वाले अंदाज में बोली। ये कोई नई बात नहीं, हमारे दरमियान अब अक्सर इस लहजे में बात होती थी। शुरू में सब सही था, लेकिन फिर जैसे किसी गैर मरई हाथ ने हमारे दरमियान सब कुछ गड़बड़ कर दिया। पता नहीं ये उसकी गलती थी या मेरी, मगर सच यही था कि अब हम अक्सर औकात बहस और झगड़े के दरमियान सफर करते थे। ये लीजिए हर्बल टी, ये मेरी खास रेसिपी है, सारी थकन उतर जाएगी।
हैदर हम तीनों के सामने चाय की प्यालियां रखते हुए बोली। वो एक खुश मिजाज औरत नजर आ रही थी। अपने दोस्त को भी बुलाइए, इनके गले को आराम मिलेगा। शुक्रिया, शैली ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। आप बहुत मेहरबान खातून हैं। अरे नहीं, ये तो कहवा है, मैं रात के खाने का इंतजाम करती हूँ, आप लोग इस दौरान आराम करें। वो मुस्कुराई। इसके जाने के बाद शैली ने चाय की प्याली उठाई और चम्मच के जरिए डालन को पिलाने की कोशिश करने लगी। मैं चंद लम्हे से घूरता रहा, फिर मैंने इस सुनहरे मशरूब के प्याले को होंठों से लगा लिया। इसका जायका कुछ बुरा नहीं था, बल्कि कुछ कुछ काफी से मिल रहा था। मैंने प्याली हाली करके मेज पर रखी, फिर सोफे की पुष्ट से सर को टिका लिया। गर्दन मक्खी के डंग की वजह से फोड़े की मानिंद दुख रही थी। पहले मैंने शैली को इसके बारे में बताने का सोचा, मगर अगले ही लम्हे ख्याल को खुद ही रद्द कर दिया। वो इस सिलसिले में क्या कर सकती थी? यूं भी वो डालन की नर्सिंग में बुरी तरह मसरूफ थी। डालन का चेहरा, गला और जिस्म वगैरह मजीद सूज गए थे। मैंने हमदर्दी से इसकी तरफ देखा, फिर न जाने कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरी आंख किसी के बुरी तरह झंझोड़ने से खुली थी। जॉन 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 उठो प्लीज। शैली की आवाज़ पर मैं हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। क्या हुआ शैली? मैं शायद सो गया था। शायद नहीं, तुम वाकई सो गए थे, और वो भी गहरी नींद। वो गुस्से से बोली। ये देखो डालन को, इसे क्या हुआ है? डालन की हल्की सी चीखनुमा आवाज़ पर इसे अचानक असल मसला याद आया। डालन क्या हुआ? मैं डालन की तरफ मुड़ा। इतनी ही देर में इसका चेहरा और जिस्म मजीद बुरी तरह सूज गया था। इसके बाजू, गर्दन, चेहरे और जिस्म के जो हिस्से नजर आ रहे थे, वहाँ गोश्त पर गुलाबी धारियाँ सी नमूदार हो गई थी। ऐसी धारियाँ मैंने इस बड़े परिंदे के जिस्म पर देखी थी। इसके कपड़े शदीद तनाव की वजह से फटने के करीब थे। इसे वाकई फौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत थी। इसकी आंखें बहुत बेचैनी के साथ हल्कों में गर्दिश कर रही थी। वो ब्रेक लाइंस काट रहा है। डालन ने बिलाहिर मुश्किल से फटी फटी आवाज़ में कहा। कौन? मैंने पूछा। वो शिकार की तलाश में है। इल्फात के साथ उसके होंठों से खून भी बरामद हो रहा था। शैली फटी फटी आंखों से इसकी तरफ देख रही थी। मैंने इस दौरान फैदर को भी किचन से चेहरा निकालकर कुछ सुनने की कोशिश करते देखा। तुम ये क्या कह रहे हो डालन? कौन क्या कह रहा है? शैली ने वहशत से लहजे में पूछा। वो मम्मी मैन, डालन बोला। जॉर्ज, वो जो यहाँ रहता है? शैली ने पूछा। वो हमारी गाड़ी ठीक करने गया है। गाड़ी ठीक होते ही हम यहाँ से निकलेंगे और तुम्हें अस्पताल लेकर जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये मेरा वादा है। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शैली ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। डालन ने इसका जवाब सुनकर आंखें बंद कर ली। फिर वो एक लम्हे बाद बोला। वो ऐसा नहीं होने देगा। मैंने इसे इस औरत को ये कहते हुए सुना है। डालन, वो तो घर में ही नहीं है। फिर तुमने कहाँ से ये सुन लिया? शैली, वो एक दूसरे के दिमाग से बातें करते हैं। वो हमें नहीं जाने देंगे। इन अल्फाज के साथ ही वो फिर सो गया। मैं और शैली पागलों की तरह कभी से कभी एक दूसरे को देखकर रह जाते। जॉर्ज घर वापस आया, तब तक बाहर हासा अंधेरा हो चुका था। डालन गहरी नींद में था। इसका जिस्म मजीद फूलता जा रहा था। टायर तो ठीक हो गया है। मैंने फटे हुए टायर को बदल दिया है, मगर इंजन काम नहीं कर रहा। जॉर्ज ने कमरे में दाखिल होते ही संजीदगी से कहा। ब्रेक्स भी खत्म लग रही हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि नीचे मौजूद टाउन में जाकर किसी ट्रक को लाया जाए और इस गाड़ी को टो करके लेके जाया जाए। वहाँ आप लोगों को फ़ोन नेटवर्क भी मिल जाएगा, मगर इस वक्त वहाँ के लिए निकलना खतरनाक है। अंधेरे में 2-2.5 घंटे का सफ़र जानलेवा भी साबित हो सकता है। तुम लोग अब सुबह ही जा सकोगे, मगर परेशान होने की जरूरत नहीं। फैदर तुम्हारे लिए कमरा तैयार करवा देगी जहाँ तुम आज की रात आराम से गुजार सकते हो। ओह, मगर हमारे दोस्त की हालत ठीक नहीं। मैंने डालन की जानिब देखते हुए कहा। क्या आप हमें अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं? हम किसी दोस्त से मदद मांग सकते हैं। शैली ने लिजाजत से पूछा। मसला ये है कि हम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। हम हुकूमत को तारों के जरिए अपनी जासूसी की इजाज़त देना पसंद नहीं करते। वो बोला। यूं भी हमें इस खूबसूरत इलाके में सारी नेमतें हैं। आप बैठे, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। जॉन, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। इसके जाते ही शैली ने सरगोशी की। चलो इसके वापस आने से पहले निकल जाते हैं। हम डालन को इस हालत में इन अनजान पहाड़ी रास्तों पर कैसे लेकर जाएंगे? ले जाना तो पड़ेगा। इसे यहाँ इन नीम पागल लोगों के साथ तो नहीं छोड़ा जा सकता। हमें इस फैसले से पहले सोच लेना चाहिए था, मैंने कहना चाहा, मगर इसमें जवाब में मुझे इस कदर मुल्तजियाना अंदाज में देखा कि मैं सर हिलाकर खड़ा हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शैली ने किचन से निकलती फैदर को देखकर कहा। आप बहुत अच्छे मेज़बान हैं, मगर अब हमें जाना होगा। क्या आप हमें अपनी फ्लैश लाइट दे सकते हैं? हमें डालन को टाउन तक लेकर जाना होगा। दोनों मियाँ बीवी ने इस बात को सुनकर एक दूसरे की जानिब देखा। फिर जॉर्ज ने सर को हल्की सी जुम्बश दी और फैदर अंदर चली गई। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मगर खाना खाए बगैर हम आपको जाने की इजाज़त नहीं देंगे। जॉर्ज बोला। मैं आपके दोस्त के लिए एक नेचुरल हर्बल पेस्ट बनाता हूँ, इससे इसको बहुत आराम आएगा, और आप लोग खाना खाकर निकल जाइएगा। मगर रात ज़्यादा हो जाएगी। शैली बोली। अब जितना अंधेरा हो चुका है, ये सारी रात इतना ही रहेगा। घड़ी में कोई भी वक्त हो, हम आपको भूखे पेट नहीं जाने देंगे, और इसमें कोई बहस नहीं होगी। वो फैसला को अंदाज में बड़बड़ाया। मैं जड़ी बूटियां जमा करके लाता हूँ, तब तक आप दोनों आराम करें। ये कहकर वो बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद मैंने बाथरूम का रुख किया। मेरी गर्दन की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। बाथरूम में दाखिल होकर मैंने कॉलर को हटाया और गर्दन पर हाथ लगाया। वहाँ एक छोटा और मोटा सा घूमट सा बन गया था, जिसमें शदीद दर्द और चुभन सी हो रही थी। मैंने इस पर पानी वाले हाथ फेरे, जिससे इसको सुकून मिला। बाथरूम में सिर्फ एक खिड़की थी, जिसे पुराने लकड़ी के तख्तों की मदद से बनाया गया था, मगर इसमें मोटी सी जोरी मौजूद थी। मैंने बाहर झांका, हर तरफ अंधेरा था, मगर हाथ से फासले पर मौजूद जॉर्ज को चलते हुए मैं देख पा रहा था। इसके हाथ में मौजूद फ्लैश लाइट की वजह से ये मुमकिन हो पा रहा था। वो वहाँ मौजूद एक बड़े पिंजरे की तरफ देख रहा था, और इसके हाथ में कैटल प्रोवाइडर देखकर मैं चौंक उठा। ये लोहे का एक रॉड होता है, जिसका दस्ता लकड़ी का होता है। इससे बिजली का झटका दिया जाता है।
ये झटका हल्की नौयत का होता है जिससे बिखरा हुआ जानवर मरता नहीं है बल्कि इसे अच्छी तकलीफ पहुंचती है जिससे वो काबू में आ जाता है। उमूमन बड़े फार्म वाले कभी कभार इनका इस्तेमाल करते थे। इसे मैंने अपने चाचा के फार्म पर देखा था। सवाल यह था कि जाट इससे क्या करने जा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ कोई बड़ा फार्म नहीं नजर आ रहा था। मेरे सामने वो एक बड़े पिंजरे तक पहुंचा। इस पिंजरे को निहायत बारीक जाली से कवर किया गया था। इसने इसका एक कोना खोला और नीचे झुक गया। वो अंदर क्या कर रहा था इसका अंदाजा यहाँ से नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसे कैटल प्रॉड का स्विच ऑन करते देखा एंड इसी वक्त मेरे सर पर अजीब सी तकलीफ शुरू होगी। ये तकलीफ अचानक मगर दबी फंसी जैसी आवाज से शुरू हुई थी। मैंने दोनों हाथों से सर थाम लिया। इस चक्कर में साबनदानी जमीन पर जा गिरी। आप ठीक हैं? दरवाजे पर पहले दस्तक हुई और फिर सवाल हुआ। हाँ, मैंने होंठ बीच कर कहा और बाथरूम से बाहर निकला। वहाँ फैदल मौजूद थी, जैसे वो मेरी निगरानी कर रही हो।